हेलो एवरीवन। हम गणित के कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे बेसिक लेवल के। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं होती हैं। तो ये वीडियो मैं संविदा वर्ग 3 को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आगे आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में या फिर जो प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होता है उसमें बड़े क्वेश्चन या हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। छोटी छोटी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार, कितने प्रकार की संख्या होती हैं। तो देखते हैं पहली संख्या क्या है। पहली है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, और इनके नाम भी याद रखने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, भाज्य अभाज्य, इनमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या, इनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 डैश डैश डैश, यहाँ पर हो जाएगा अनंत, ठीक है, अनंत तक जाती हैं ये 1 से शुरू होकर, ठीक है। जिन संख्याओं का हम गिनती के लिए उपयोग करते हैं उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं में जो है ज़ीरो नहीं आता है। विशेष तौर पर आपको ये याद रखना है कि प्राकृत संख्याओं में ज़ीरो नहीं आएगा। आपको 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाती हैं ये संख्याएं, ये कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हम बोलते हैं पूर्ण संख्याओं को। पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं है, सिर्फ प्राकृत संख्याओं में यदि ज़ीरो लगा दिया जाएगा, ज़ीरो को ऐड कर दिया जाएगा तो ये कहलाती है पूर्ण संख्या। मतलब 0 1 2 3 और इसी तरीके से अनंत तक जाती हैं ये होल नंबर्स भी, वो पूर्ण संख्याएँ भी। तो पूर्ण संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं W से, ठीक है। तो 0 इसमें शामिल होगा, ये है पूर्ण संख्याएं, और प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तीसरी जो संख्याएं हैं वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी पूर्ण संख्याएं, मतलब ये सारी पूर्ण संख्याएं जिनको धनात्मक और ऋणात्मक मानों में दर्शाया जाता है, अर्थात ऋणात्मक अनंत से लेकर, मतलब ऋणात्मक अनंत ये हो गया, और यहाँ से लेकर -3 -2 -1, इसी प्रकार फिर आएगा 0 और 1 2 3, और ये सारी धनात्मक नंबर, तो सारे ऋणात्मक नंबर्स, और यहाँ उसमें 0 भी शामिल होगा, और फिर सारे धनात्मक नंबर्स, इन सबको मिलाकर बनता है पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। और आपको ये याद रखना है विशेष तौर पर कि 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। 0 सिर्फ 0 है, इसको हम धन पूर्णांक भी नहीं बोलते, इसको ना ऋण पूर्णांक भी नहीं बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या है? सारे पूर्ण नंबर्स, मतलब सारी धनात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं और 0, ये सब कहलाएगा पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। चौथे प्रकार की जो संख्याएं हैं वे हम कहेंगे उनको भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके टुकड़े संभव हैं, जिनमें तीसरी संख्या का भाग चला जाए, ठीक है, जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग चला जाता है, उनको हम भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 तो नहीं होगी, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है और सिर्फ 1 का। तो कई बार बच्चे 2 को भी भाज्य संख्या बोलते थे, वो है गलत। तो 3 में भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 1 का भाग जा रहा है और 3 का खुद का। अब 4 से देखो, आप 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, 1 का भी भाग जाएगा और 4 का खुद का, ठीक है, स्वयं से भी विभाजित है 4 से। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है 4। तो 4 से शुरू होती हैं भाज्य संख्याएं, 4 6, ठीक है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 8 हो गया, ठीक है, 9 देखिए। विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि विषम संख्या भी भाज्य संख्या हो सकती हैं, ठीक है। विषम संख्याओं को आप अभाज्य से कंफ्यूज मत करें। विषम संख्या वे होती है जिनमें कोई जोड़ी नहीं बनती, मतलब जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन 9 में जो है 3 का भाग चला जाएगा, 1 का चला जाएगा और स्वयं 9 का चला जाएगा, मतलब ये भाज्य संख्या है। तीसरी संख्या से जो विभाजित हो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। बस सिंपल सी बात है। और जो 5वीं प्रकार की संख्या है वो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं का भाग जाता है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनमें तीसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता, वे सब कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, ठीक है, 2 3 5 7, ये सब आगे तक। तो विशेष तौर पर आपको याद रखना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। और 1 ना तो भाज्य संख्या है
और ना तो अभाज्य संख्या, ये भी पूछा जा सकता है। एक जो है भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी जो आपको याद रखनी थी, और कुछ और चीज़ें आपको याद रखने हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, यही एकमात्र सम संख्या है, ये भी याद रखना है। बाकी जो सारे सम नंबर्स हैं, जो इवन नंबर्स हैं, 4 से शुरू होते हैं जो पूरे, वो सारे भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आएंगे। सिर्फ 2 ही ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, और 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ऐसे आगे भी, ठीक है। और फिर है एक विषम संख्या। विषम संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता, जिनकी जोड़ी नहीं बनती है, वो है विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। तो इस तरीके से है विषम संख्याएं और सम संख्याएं। अगला है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं, वो सब वास्तविक संख्याएं, मतलब इसमें सभी संख्याएं शामिल हैं, जैसे कि 5, 7, ये संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं। इनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और -2, ठीक है, अंडर रूट -1 पाई ई, ये सब हैं अपरिमेय संख्याएं। इन सबको परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो कि p/q के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर q जो है 0 के बराबर नहीं हुआ, मतलब हर में कभी भी 0 नहीं आएगा। अब अंश और हर क्या होते हैं, तो जो मान लो यहाँ पर 4/5 लिखता हूँ, तो 4 क्या है, अंश है, और 5 को हम कहते हैं हर, ठीक है, अंश बटे हर। तो जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं जिसको, वो है परिमेय संख्याएं, जैसे 1, 2, 5/7, 9/1। अब आप कहोगे 1 और 2 क्या है, यहाँ पर तो q है नहीं, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं। और अंडर रूट में यदि कोई पूर्ण वर्ग है 25/36, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ इसको हम 5/6 लिख सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगली संख्या है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो इसमें क्या है, इसमें तो पहली संख्या है बीजीय परिमेय, मतलब पहली है बीजीय अपरिमेय, जैसे कि ई हो गया, पाई हो गया, ठीक है। इनको बोलते हैं हम वे संख्या जो कि चर के रूप में होती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। संख्याओं के रूप में जो संख्याएं होंगी, जैसे कि वो होंगी रूट के अंदर, ठीक है। अपूर्ण वर्ग होगा जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा और वो रूट के अंदर होंगी, तो वो कहलाएंगी सारी अपरिमेय संख्याएं, जैसे √3, √5, √7, ठीक है। √25 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25 का पूर्ण वर्ग होता है 5, तो हम इसको 5 लिख सकते हैं और 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन √3, √5, √7 ये सब है अपरिमेय संख्याएं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या, हमने वास्तविक संख्याएं देखी जिसमें परिमेय और अपरिमेय थी। अब ये है अवास्तविक संख्याएं, मतलब जो रियल नहीं है, जिनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, मतलब रूट के अंदर माइनस में यदि कोई संख्या है, ऋणात्मक मान, तो ये कहलाती हैं अवास्तविक संख्याएं, ठीक है। वे संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे √-4, √16, √-2, तो ये सब है अवास्तविक संख्याएं। अब एक चीज़ और याद रखनी है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होती है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती को हम परवर्ती भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ववर्ती मतलब जो संख्या उसके पहले आती है उसको बोलते हैं। जैसे 293 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 292। तो जो भी संख्या है उससे -1 करके हम इसको निकालते हैं, तो उससे पहले आने वाली संख्या को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती। और यदि 292 की मैं परवर्ती की बात करूं तो ये है 293, ठीक है। 292 के बाद आता है 293, तो एक इसको +1 करके हम निकालते हैं, तो पूर्ववर्ती -1 करेंगे, जो उसके पहले आएगी वो संख्या कहलाएगी पूर्ववर्ती, और उस संख्या के बाद में आने वाली संख्या को बोलेंगे अनुवर्ती। बस इतना ही है इसमें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक दो चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि तत्समक क्या होता है।
तत्समक होता है मतलब इस संख्या का किसी भी संख्या में किसी संक्रिया करने पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है गुणा का तत्समक, गुणा का तत्समक, और दूसरा होता है योग का तत्समक, योग का तत्समक। जब हम गुणा की संक्रिया करेंगे किसी भी संख्या में तो उतना ही मान आएगा, मतलब ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या से गुणा करने से कोई भी प्रभाव ना हो, गुणा का तत्समक कहलाता। अब ऐसी संख्या सोचो, ठीक है, एक क्या है गुणा का तत्समक, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 का गुणा करेंगे एक में तो 5 आएगा, 6 का गुणा करेंगे एक में तब भी 6 आएगा, मतलब किसी भी संख्या से एक का गुणा करने पर सिर्फ वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए एक को हम बोलते हैं गुणा का तत्समक। इसी प्रकार योग का तत्समक क्या है, अब ऐसी संख्या सोचो कि वो संख्या जोड़ने पर दी गई संख्या में कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे कि 5 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 6 में 0 को जोड़ेंगे तब भी वही संख्या आएगी, 7 में 0 को जोड़ेंगे तब भी सही, मतलब किसी भी संख्या में 0 को ऐड करने पर, 0 का योगफल करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए योग का तत्समक है 0 और गुणा का तत्समक है 1। तो आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि गुणा का तत्समक क्या है, योग का तत्समक क्या है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को के साथ शेयर करें वीडियो को, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम बाद में, ठीक है। क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, अभी जो है हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं प्राथमिक लेवल की, जो कि ज़्यादातर लोगों को, स्टूडेंट्स को पता नहीं होती हैं। तो कमेंट करके बताएं ये सीरीज़ हमारी आपको कैसी लग रही है। यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी बाल विकास की वीडियो की प्लेलिस्ट भी आप जाकर देखें, वहाँ पर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई थी, उसमें बहुत ही डिटेल में आपको बाल विकास समझाया गया है, वो भी आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो देखते रहिए स्टडी एज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू।